हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ लेखिका प्रीत कौर जी की लिखी हुई स्टोरी जिसका नाम है सिर्फ प्यार। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक मासूम सी लड़की माही और एरोगेंट रेहान मल्होत्रा 28 साल का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हैंडसम, इतना कि कोई एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। माही सोफे पर बैठकर हाथ में लेज का पैकेट पकड़े मस्त खाते खाते डोरेमोन देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसको अपने घर के बाहर स्कूटी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया और लेज खाते हुए फिर से टीवी देखने लगी। जब स्कूटी के हॉर्न की आवाज़ तेज हो गई तो माही झल्लाते हुए उठी और दरवाजे की तरफ चली गई। कौन है यार जो आराम से टीवी भी नहीं देखने दे रहा है मुझ मासूम को। जैसे ही माही ने दरवाज़ा खोला, सामने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में एक लड़की जो अपनी स्कूटी पर बैठी हॉर्न बजा रही थी। यह है हमारी माही की बेस्ट फ्रेंड अंजलि, जो बचपन से उसके साथ है। दोनों का साथ में ही 12th का रिजल्ट आया है। दोनों की हरकतें एक जैसी ही है। माही को 48%, वही अंजलि को 51% है। माही दोनों हाथ कमर पर रखकर, क्या है, क्यों आई है यहाँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंजलि स्कूटी से नीचे उतरते, यार माही, कितना नाराज़ रहोगी, बस भी कर, माफ़ कर दे मुझे। अब असल में माही रिजल्ट आने के बाद अंजलि से नाराज़ हो गई थी, क्योंकि अंजलि को माही से 3% ज़्यादा नंबर आ गए थे। माही को लगता था अंजलि ने चोरी छुपे उससे ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी, जिसकी वजह से उसके ज़्यादा नंबर आ गए। अंजलि, यार मुझे तो खुद नहीं पता मेरे तुझसे ज़्यादा नंबर कैसे आ गए। मुझे तो पता है हम हमेशा से एक जैसे ही नंबर लाते थे। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकती मेरी जान, अंजलि ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा। माही, वैसे तो मेरा तुझे माफ़ करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन तू तो जानती है मेरा दिल बहुत बड़ा है। जा, तुझे माफ़ किया। अंजलि उछलकर माही के गले लग गई और उसके गाल पर किस कर दिया। माही ने अंजलि को खुद से दूर किया और बोली, यार चिपक क्यों रही है? मेरा बाल खराब कर दिया तुमने। इतनी मेहनत से क्लिप लगाए थे मैंने। अंजलि, मैं ठीक कर देती हूँ इसको, तू गुस्सा मत कर। माही, चल अंदर चलते हैं। अंजलि, चल। फिर दोनों हाथों में हाथ डाले उछलती कूदती घर के अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। कविता जी ने बाहर शोर सुना तो किचन के बाहर आ गई। कविता जी ने जब दोनों को देखा तो एक बार नामे सर हिला दिया और बोली, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कविता जी, तुम दोनों कब बड़ी होगी और ऐसे कौन शोर मचाता है? कविता जी को देखकर अंजलि भागकर उनके पास आई और उनके गले लग गई। कविता जी मुस्कुरा दी। अंजलि, आंटी, मैंने आपको बहुत मिस किया इतने दिन। कविता जी, हाँ पता है मुझे कितना मिस किया, तभी तो घर नहीं आई इतने दिनों से। अंजलि के कान खींचते हुए कहा। अंजलि, सॉरी आंटी। आंटी कान छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। कविता जी ने अंजलि का कान छोड़ दिया। कविता जी ने उसे खाने के लिए पूछा तो अंजलि ने मना कर दिया। फिर अंजलि कविता जी से बोली, आंटी, मैं माही को लेने आई थी, कई दिनों से बाहर नहीं गए हैं। मैंने सोचा कि मैं और माही मार्केट जाते हैं। आंटी, हम जाएं? थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। माही भागकर उसके पास आई और बोली, सच्ची तू मुझे लेने आई है? तुझे पता है मेरा कितना मन कर रहा था बाहर जाने का। तू मेरी सच्ची दोस्त है। माही ने अंजलि को हग करते हुए कहा। कविता जी, नौटंकी करवा लो बस इससे। पढ़ाई और घर के काम करने का बोल दो तो सबसे पहले इसका सर दर्द होने लगेगा। कविता जी की बात सुनकर अंजलि हंसने लगी। जब माही ने अंजलि को हंसते हुए देखा तो उसकी पीठ पर एक मुक्का धर दिया। अंजलि रोनी सूरत बनाकर माही को देखने लगी। कविता जी की बात सुनकर अंजलि हंसने लगी। मम्मा जाने दो ना, कितने दिनों से तो घर में ही हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊँगी। कविता जी, अच्छा जाओ, लेकिन आराम से और जल्दी वापस आ जाना। थैंक यू मम्मा, माही ने कविता जी के गले लगते हुए कहा। अंजलि, तू स्कूटी स्टार्ट कर, मैं जल्दी से शूज पहनकर आती हूँ। इतना बोलकर माही भागकर अपने रूम में चली आई। अंजलि बाहर स्कूटी के पास चली गई। कविता जी किचन में अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद माही वाइट कलर का शूज पहनकर नीचे आई और सीधे किचन में कविता जी के पास चली गई। माही अपना हाथ आगे करते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, मम्मा पैसे दो ना। कविता जी, जो पिछले हफ्ते तुझे 100 रुपये दिए थे उनका क्या किया?
माही सर नीचे करके धीरे से बोली, वह तो मम्मा मैं लेज और कुरकुरे ले आई थी। कविता जी, तुझे मना किया है ना, बाहर की चीज मत खाया कर, फिर बीमार हो जाती है ऐसी चीज खाकर। सॉरी मम्मा, आगे से नहीं खाऊंगी। अभी तो दे दो पैसे, बाहर अंजलि वेट कर रही है मेरा। कविता जी अंदर रूम में गई। माही एक्साइटेड होकर उनका इंतजार करने लगी। कविता जी बाहर आई और पैसे लाकर माही के हाथ में रख दिए। माही ने जैसे ही पैसे देखे, उसकी एक्साइटमेंट धरी की धरी ही रह गई। वह तो अपनी हरी आंखों को बड़ी करके पहले हाथ में रखे नोट को देखा, फिर कविता जी को, और भोला सा चेहरा बनाकर बोली, मम्मा बस 50 रुपये, इतने पैसे में क्या होगा मेरा। कविता जी, क्यों नहीं चाहिए तो वापस दे दो मुझे। पता है तुम फिजूल खर्च करके आओगी, इसलिए ज़्यादा पैसे नहीं दे रही। मम्मा थोड़े से तो और दे दो मुझ मासूम को। कविता जी, तू यह अभी वापस कर। नहीं, मैं नहीं दूंगी वापस। इतने में बाहर से जोर जोर से हॉर्न बजने की आवाज़ आने लगी। एक नज़र अपने पैसे को देखकर मासूम से शक्ल बनाकर बाहर आ गई। बाहर अंजलि ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों मुंह लटका रखा है। माही रोनी सूरत बनाकर बोली, क्या बताऊं यार, पैसे का अकाल पड़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। मम्मा ने 50 रुपये दिए बस। अंजलि, अरे यार टेंशन क्यों ले रही है, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे भी मेरी मम्मा ने 100 रुपये नोट दिया है और बोली है 50 रुपये खर्च कर लेना, 50 का स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है। अच्छा चल, अब मुँह मत लटका। तो यह सोच हम दोनों के पास 100 रुपये है, हम दोनों मिलकर उड़ाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ खाएंगे। चल बैठ मेरी धन्नो स्कूटी पर। माही ने आंखें टिमटिमाते हुए, हाँ यार, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। फिर उछलते हुए स्कूटी पर बैठ गई और अंजलि से बोली, चल जल्दी चल। अंजलि ने स्कूटी स्टार्ट की और दोनों सहेलियां निकल पड़ी। उधर रेहान अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। रेहान ने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर वापस अपनी नज़र लैपटॉप पर रख दी। कुछ सेकंड बाद केबिन का डोर खुला और एक हैंडसम सा लड़का अंदर आया, जो दिखने में रेहान की उम्र का लग रहा था। 6 फीट हाइट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, ब्राउन बूट्स पहने। यह है ध्रुव खन्ना, रेहान का सबसे अच्छा दोस्त। आ जाओ भाई। ध्रुव केबिन में आकर साइड में रखे सोफे पर बैठ गया। ध्रुव, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? अपना फ़ोन चेक कर, कितने कॉल किया मैंने। रेहान लैपटॉप पर टाइप करते हुए बोला। कम बोल ध्रुव यार, क्या हर टाइम काम में लगा रहता है, थोड़ा बहुत लाइफ भी इंजॉय करना सीख ले। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, कितना काम होता है मुझे, फिर भी देख मैं ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ता। अच्छा सुन, इस संडे तू फ्री रहना, हम होटल कबाना जा रहे हैं, पार्टी है वहाँ। कुणाल, रेहान और ध्रुव का दोस्त ने शादी कर ली, उसकी रिसेप्शन पार्टी है। रेहान, हाँ। इतने में केबिन का डोर नॉक हुआ और रवि अंदर आया। रवि ने अंदर ध्रुव को देखा तो बोला, हेलो ध्रुव सर, कैसे हैं? ध्रुव, मैं ठीक हूँ। रवि, तुम बताओ कैसे हो? अच्छा बताओ, तुम्हारा बॉस ज़्यादा परेशान तो नहीं करता तुम्हें? अगर करे तो मुझे बताना, इसको ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। ध्रुव ने बोल तो दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, सामने का नज़ारा देखकर ध्रुव और रवि दोनों की हालत खराब हो गई। सामने रेहान गुस्से से ध्रुव की ओर और रवि को घूर रहा था। ध्रुव ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, मजाक। रेहान, रवि तुम्हारी 10 दिन की सैलरी कट। जैसे ही रवि ने सुना, उसको सदमा लग गया। उसने बेबस नज़रों से ध्रुव को देखा, जैसे उसे पूछ रहा हो, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतनी भयानक सजा मिली। ध्रुव ने लाचारगी से अपनी गर्दन हिला दी, जैसे बोल रहा हो, सॉरी रवि, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई आउट। उन दोनों के कान में रेहान की आवाज़ आई तो दोनों अचानक से सदमे से बाहर आए। रवि, सॉरी सर, मैं तो केबिन में यह कहने आया था, आपकी मीटिंग रेडिसन होटल में है, हमें थोड़ी देर में निकलना है। ध्रुव, अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल में काम है थोड़ा। रेहान, रात को घर आना। ध्रुव, चल ठीक है, बाय। यह बोल ध्रुव चला गया। लेट्स गो। रवि के कानों में आवाज़ पड़ी तो उसने देखा रेहान अपनी चेयर से उठकर बाहर जा रहा था। रवि ने फटाफट रेहान का लैपटॉप उठाया और पीछे पीछे चलने लगा। रवि ने शेरा को कॉल करके कार निकालने को बोल दिया। रेहान और रवि दोनों नीचे आए, कार में बैठकर होटल के लिए निकल गए। इधर माही और अंजलि दोनों मार्केट में हर चीज़ देख रही थी,
लेकिन अब उन दोनों नन्ही सी जान के पास पैसे तो ज़्यादा थे नहीं, इसलिए दूर से देख देख कर खुश हो रही थी। माही मासूमियत से, अंजलि, जब मैं अमीर हो जाऊंगी फिर देखना कैसे मैं पूरे मार्केट खरीद कर जाऊंगी। मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं एक बड़ा रूम चॉकलेट से भरकर रखूंगी हमेशा। अंजलि सोचते हुए, पढ़ाई में तो तू मर कर पास होती है, पैसे कहाँ से लाओगी इतने? अंजलि की बात सुन माही छोटा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगी। अपनी एक उंगली अपने दिमाग पर रखकर उस पर टैप करके सोचते हुए कहने लगी, हाँ अंजलि, बात तो तेरी सही है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पैसे कहाँ से आएंगे? मुझ मासूम को तो कोई जॉब भी नहीं देगा, फिर हम क्या करेंगे? अंजलि, चल यार, अभी से हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी जो पैसे हैं हमारे पास उसे खर्च करते हैं। हाँ चल, वह देख आइसक्रीम। चल ना अंजलि, मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। अंजलि, खाएंगे वह भी, लेकिन पहले गोलगप्पे खाते हैं। वह देख, वह भी आइसक्रीम वाले अंकल के पास में ही है। अच्छा चल फिर। दोनों गोलगप्पे खाने लगे। गोलगप्पे खाने के बाद आइसक्रीम वाले अंकल के पास आ गई माही। अंकल, 2 आइसक्रीम, 1 चॉकलेट और 1 स्ट्रॉबेरी। अंजलि, नहीं, मैं बटर स्कॉच फ्लेवर लूंगी। माही, तुझे जो खानी है तू ले, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों मेरी है। अंजलि, 2 आइसक्रीम खाएगी तू? देख, इतनी आइसक्रीम खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। तू वैसे भी बीमार बहुत जल्दी हो जाती है, कोई भी एक ले ले। माही मासूम सा चेहरा बनाकर अंजलि को देखने लगी। ऐसा क्यों बोल रही है अंजलि? लेने दो ना यार, यह कौन सा रोज मैं खाती हूँ? प्लीज प्लीज, तरस खा ले मुझ मासूम पर। उसकी नौटंकी देखकर अंजलि पहले तो हंसी, फिर बोली, चल ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा खाने को। थैंक यू मेरी जान, और उछलकर अंजलि के गले लग गई। फिर दोनों आइसक्रीम खाने लगी। अंजलि की नज़र पास में बने पेट्रोल पंप पर पड़ी। उसे याद आ गया कि उसकी अपनी स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना है। उसने अपनी साइड में देखा, माही आइसक्रीम खाने में मस्त है। वह एक वाइट चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी की ले रही थी। ऐसे खाते हुए वह बहुत क्यूट लग रही थी। उसे ऐसे खाता देखकर अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ गई। अंजलि, माही, तू यही रुकना, मैं धन्नो में पेट्रोल डलवा कर आती हूँ 5 मिनट में। यही रुकना, हिलना मत यहाँ से। माही, ठीक है तू जा। अंजलि पेट्रोल पंप पर चली गई और माही वही कॉर्नर पर खड़ी होकर आइसक्रीम खाने लगी। उसके थोड़ी दूर एक ब्लैक कार से 2 काली आंखें जो लगातार माही को आइसक्रीम खाते हुए देख रही थी। धूप में माही का गोरा रंग चमक रहा था। येलो क्रॉप टॉप के साथ वाइट कटी फटी जीन्स, जिसमें उसकी पतली कमर दिख रही थी। नीचे वाइट शूज, शोल्डर कट सुनहरे बाल जिसमें क्लिप लगे हुए थे। आइसक्रीम खाते हुए वह हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कार में बैठे शख्स उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। रेहान अपनी कार में बैठकर होटल की मीटिंग अटेंड करने जा रहा था। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर शेरा ने कार रोक दी। व्हाट हैपेंड शेरा भाई? पेट्रोल कम है, बस 5 मिनट लगेंगे। रेहान ने एक उभरती नज़र से खिड़की के बाहर देखा और फिर अपना लैपटॉप खोलने लगा, लेकिन उसके हाथ बीच में ही रुक गए और नज़र वापस खिड़की के बाहर चली गई। उसके बिल्कुल सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने दोनों हाथों में पड़े आइसक्रीम खा रही थी। येलो क्रॉप टॉप और वाइट जीन्स, एक क्यूट सी बच्ची लग रही थी। रेहान तो पलके झपकाना ही भूल गया। वह एकटक उसको देखने लगा। वह कोई और नहीं, हमारी क्यूटी पाई माही को ऐसे आइसक्रीम खाता देखकर रेहान के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। रेहान एकटक बिना पलके झपकाए माही को देखे जा रहा था। माही को देखकर रेहान के दिल में एक सुकून उतर आया। हमेशा लड़कियों से दूर रहने वाला रेहान मल्होत्रा, जो किसी को नज़र भर देखना भी पसंद नहीं करता, आज उसकी एक बच्चे जैसी हरकतें करने वाली लड़की पर आकर नज़र अटक गई। थोड़ी देर बाद शेरा ने कार स्टार्ट की और आगे जाने लगा। माही से दूर होते देखकर रेहान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। स्टॉप! एक झटके से शेरा ने गाड़ी रोक दी। आगे की सीट पर बैठा रवि भी हैरानी से पीछे बैठे रेहान को देखने लगा, जो गुस्से भरी नज़रों से शेरा को देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ बेचैनी भी देखी जा सकती थी। शेरा डरते हुए पूछा, क्या हुआ भाई? आपने अचानक कार क्यों रुकवाई? गेट द कार बैक, गुस्से में रेहान ने कहा। शेरा ने गाड़ी पीछे मोड़ दी। कार वापस उसी जगह रुकी जहां पहले थी। रेहान ने विंडो के बाहर देखा तो माही अब वहां नहीं थी। रेहान बेचैनी से इधर उधर देखने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं उसे वह लड़की दिख जाए और उसके बेचैन दिल को सुकून मिल जाए। रेहान कार से बाहर निकल गया और खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। अब इसको कौन बताए कि इसके दिल का सुकून तो कब की वहां से जा चुकी है।
दरअसल रेहान की कार थोड़ी सी आगे गई तो उस वक्त अंजलि अपनी स्कूटी लेकर आ गई। उसने माही के सामने अपनी स्कूटी रोकी और माही को लेकर दोनों घर के लिए निकल गई। रेहान को ऐसे गाड़ी के बाहर बेचैनी से इधर उधर देखते हुए देखा तो शेरा और रवि भी गाड़ी से बाहर आ गए। दोनों रेहान को ऐसे देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि दोनों कई सालों से उसके साथ हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी रेहान को ऐसा रिएक्ट करते हुए नहीं देखा था। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रेहान को हुआ क्या है। हिम्मत करके शेरा रेहान के पास गया। शेरा, भाई आप ठीक तो हो? किसे ढूंढ रहे हो? शेरा की आवाज़ सुनकर रेहान उसका कॉलर पकड़कर बेहद गुस्से में उसकी तरफ देखा। रेहान की लाल आंखों को देख एक पल के लिए शेरा सहम गया। रेहान ने बहुत ही धीमी लेकिन गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। शेरा डरते हुए पूछा, सॉरी भाई, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? शेरा का डरा हुआ चेहरा देखकर रेहान ने उसे छोड़ दिया और सीधे जाकर कार में बैठ गया। उसने अपना सर पीछे सीट पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसको माही का मासूम सा चेहरा नजर आने लगा। उसकी आंखों के सामने सारे सीन एक फिल्म की तरह चलने लगे। यह सब देखकर रेहान के होठों पर एक स्माइल आ गई और बंद आंखों की साइड से आंसू की एक धारा निकल आई। रवि और शेरा ने रेहान को स्माइल करते और साथ में रोते हुए देखा तो दोनों की आंखें बाहर आने को हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके बॉस को हो क्या गया है। वह दोनों बैठे रेहान को देखे जा रहे थे। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे बात करने की। ऑफिस जैसे ही उन दोनों के कानों में एक शांति सी आवाज सुनाई दी, वापस अपने होश में आए। शेरा ने जल्दी से कार स्टार्ट की, वापस ऑफिस की तरफ मोड़ दी। रवि ने भी क्लाइंट को मीटिंग कैंसिल होने का मैसेज भेज दिया। थोड़ी देर बाद कार वापस ऑफिस के सामने रुकी। रेहान कार से निकलकर अपने बड़े बड़े कदमों से अपने केबिन की ओर चल दिया। केबिन में जाकर रेहान अपनी चेयर पर बैठकर अपना सर पीछे टिकाकर बैठ गया। इस वक्त अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि वह क्या सोच रहा है। लगभग 1 घंटे तक रेहान अपनी सीट पर सर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा रहा। अचानक से ही रेहान के मुंह से निकला, प्रिंसेस। रेहान ने अपनी आंखें खोली और एक आकर्षक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसको सब कुछ समझ आ रहा है उसे क्या हुआ है। उधर इन सब बातों से बेखबर माही अपने घर वापस आई। सामने दिया दिखाई दी, जो सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। माही जल्दी से आकर दिया के पास बैठ गई। दीदू, क्या देख रही हो? मुझे भी बताओ। दिया, ज़्यादा कुछ नहीं गुड्डू, परसों हम घूमने जा रहे हैं, उसी के लिए कोई होटल देख रही थी जहाँ पर हम रात को स्टे करेंगे। यह लो, तुम भी देख लो। माही थोड़ी देर बाद काफ़ी सारे होटल्स देखती रही, फिर एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए। उसने फ़ोन दिया के आगे कर दिया। दीदू, हम यहाँ रुकेंगे। दिया ने फ़ोन वापस लिया और देखा वह एक 5 स्टार होटल था। दिया ने प्यार से समझाते हुए कहा, यह तो बहुत महंगा होगा। भैया हमें घुमाने लेकर जा रहे हैं, हमें अभी उनके बारे में सोचना चाहिए। इस होटल में रुकेंगे तो भैया का कितना खर्च होगा? वैसे तो मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं, लेकिन फिर यह हमारे बजट से बाहर है। यह सुनकर माही का मुंह छोटा सा हो गया, लेकिन फिर भी अगर कोई उसको प्यार से समझाए तो वह जिद भी नहीं करती थी। फिर अपने चेहरे पर स्माइल लाकर दिया को बोली, ठीक है दीदू, फिर आप कोई अच्छा सा होटल देखो जिसमें भैया के थोड़े पैसे लगे। वैसे दीदू, मैं और अंजलि भी भैया की हेल्प कर देंगे, हमारे पास पैसे हैं। माही ने मासूमियत से कहा। अच्छा गुड्डू, तेरे पास कहाँ से पैसे आए? तुम तो हमेशा चॉकलेट्स और चिप्स खाकर ख़त्म कर देती हो। नहीं दीदू, मेरे पास पैसे हैं, रुको मैं लेकर आती हूँ। माही भागकर अपने रूम में गई। 5 मिनट बाद अपने दोनों हाथ पीछे करके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए दिया के आगे खड़ी हो गई। दिया माही को देखने लगी। माही ने अपने दोनों हाथ दिया के आगे कर दिए। दिया ने एक नज़र उसके हाथ में रखे पैसे को देखा और फिर माही के मासूम से चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशी थी कि वह अपने पैसों से भैया की हेल्प कर रही है। अचानक से दिया हंसने लगी। उसको ऐसे हंसते हुए देखकर माही अपना निचला होठ बाहर निकालकर अपनी हरी आंखें टिमटिमाते हुए दिया को देखने लगी। दीदू, माही ने मासूम सा चेहरा बनाकर बोला। दिया को उसका चेहरा देखकर उस पर बहुत प्यार आया। उसने सोफे से उठकर माही के दोनों गालों को पकड़ लिया और बोली, यार गुड्डू, तू कितनी क्यूट है। अच्छा वैसे यह बता, तू इतनी जमा पूंजी कब से जमा कर रही थी? दिया माही के हाथ में रखे पैसे उठाकर उन्हें गिनने लगी, जिनमें से 10 के नोट थे और 12 के चिल्लर। कुल मिलाकर 22 रुपये थे, जो हमारी मासूम माही की सेविंग थी। दिया को एक बार फिर हंसी आ गई। दीदू,
पैसे तो मैं बहुत साल से सेव कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा चॉकलेट्स और चिप्स खाने का मन करता है तो मैं निकाल लेती थी। अभी तो मुझ मासूम के पास मेरे जीवन भर की यही सेविंग है। माही ने मासूमियत से कह दिया। यह पैसे तू अपने पास रख। माही के पैसे वापस करते हुए प्यार से बोली। सच्ची दीदू? माही खुशी से दिया के गले लग गई। थोड़ी देर बाद दिनेश जी और मोहित ऑफिस से आ गए। सब हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और हमारी माही दिया के फ़ोन पर गेम खेल रही थी। दरअसल अभी माही के पास खुद का फ़ोन नहीं था। उसे खुद ही फ़ोन रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस डोरेमोन देखना और दिया के फ़ोन में कैंडी क्रश खेलने में ही खुश थी। थोड़ी देर में कविता जी ने सबको डिनर के लिए बुला लिया। सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। माही और दिया परसों के लिए अपने कपड़े सेलेक्ट करने लगी। रात के 9 बजे रेहान अपने केबिन की विंडो के पास खड़ा था। उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। उसने अपना कोट उतारकर चेयर पर रखा हुआ था। व्हाइट शर्ट की बाजू फोल्ड की हुई थी, जिसमें वह और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वह एकटक विंडो के बाहर देख रहा था। इस वक्त वह ऑफिस में अकेला था। बाकी का सारा स्टाफ और रवि सब जा चुके थे। नीचे शेरा रेहान के आने का इंतजार कर रहा था। रेहान का ध्यान उसके फ़ोन की बज रही रिंगटोन की तरफ गया। रेहान टेबल के पास आकर फ़ोन को देखा, जिस पर ध्रुव नाम फ्लैश हो रहा था। रेहान ने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। ध्रुव, कहाँ हो? ऑफिस। कुछ सेकंड रुककर सर्द सी आवाज़ में बोला। ध्रुव, अच्छा रेहान सुन, एक ज़रूरी काम आ गया है हॉस्पिटल में। मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। भाई, कल मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, तो मैं तुझे परसों ही मिलूँगा। हाँ ध्रुव, चल बाय। और हाँ, घर चला जा, काफ़ी टाइम हो रहा है। इतने में ध्रुव को फ़ोन कट होने की आवाज़ आई। उसने अपने फ़ोन को कान से दूर करके देखा और एक बार ना में अपना सिर हिला दिया। ध्रुव बचपन से रेहान के साथ ही रहा। रेहान के पापा और ध्रुव के पापा भी बहुत अच्छे दोस्त थे। ध्रुव बचपन से रेहान के नेचर को जानता था कि उसे ज़्यादा बात करने की ना तो आदत है, ना ही पसंद है। इसलिए रेहान के कम बोलने पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था। रेहान ने अपना चेयर पर रखा हुआ फ़ोन उठाया, कोट लिया और केबिन के बाहर आकर सीधे लिफ्ट में चला गया। नीचे शेरा ने जब रेहान को ऑफिस के बाहर आते हुए देखा तो गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। रेहान तेज़ी से बाहर आकर कार में बैठ गया। शेरा ने कार स्टार्ट की और मल्होत्रा मेंशन की तरफ मोड़ दी। कुछ आधे घंटे बाद कार मेंशन में आकर रुकी। रेहान कार से उतरकर सीधा अपने रूम में चला गया और वॉशरूम में चला गया। आंखें बंद करके शावर से नीचे खड़ा हो गया। पानी की बूंदें उसके हैंडसम से चेहरे पर आ रही थी। आंखें बंद किए हुए सामने माही का चेहरा नजर आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तकरीबन 1 घंटा शावर लेने के बाद रेहान ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक शर्ट में बाहर आकर अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया और काम करने लगा। थोड़ी देर में एक नौकर, जिसका नाम जीवन था, जो काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रहा था, उसने आकर दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। जीवन ने अंदर आकर रेहान को डिनर के लिए पूछा, तो रेहान ने मना कर दिया। एक कप कॉफ़ी का बोल दिया। थोड़ी देर में जीवन रेहान को कॉफ़ी देकर चला गया। रेहान रात के 12 बजे तक लैपटॉप लेकर बैठा रहा। असल में वह माही से ध्यान भटकाने के लिए लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कोई काम ठीक से कर ही नहीं पा रहा था। उसने अपना लैपटॉप साइड में टेबल पर रखा और सोफे पर सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर से उसे आइसक्रीम खाते हुए माही नजर आने लगी। रेहान के होठों पर एक मुस्कान छा गई। प्रिंसेस। जब मोहित ऊपर माही के कमरे में आया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही एक क्यूट सा टेडी बियर को हग करके सोई हुई थी। मोहित ने कुछ टाइम देखा, फिर माही के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड्डू उठ जाओ, देखो टाइम कितना हो रहा है। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नाश्ते पर। माही ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे ही टेडी को हग करके सोई रही। जब मोहित को लगा यह नहीं उठेगी, फिर कुछ सोचकर बोला, मोहित, अरे गुड्डू, तो उठ नहीं रही? मैंने सोचा था ब्रेकफास्ट टेबल पर सब साथ में बैठकर यह डिसाइड करेंगे कि इस संडे हम पिकनिक कौन सी जगह जाएंगे, लेकिन यहाँ तो लगता है गुड्डू को जाना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, मैं नीचे चला जाता हूँ, सबको बता दूंगा कि हम नहीं जा रहे हैं। मोहित जैसे ही उठकर जाने लगा, माही उठकर बैठ गई। एक बेहद खूबसूरत सी सूरत, दूध सा सफ़ेद रंग, सबसे खूबसूरत उसकी हरी आंखें, जो नींद से खुलने की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फेस पर बच्चों वाली मासूमियत लिए हुए माही ने कहा, भैया यह तो गलत है। आपने ही तो बोला था मैं पास हो जाऊंगी तो आप पिकनिक पर ले जाओगे। अब तो मैं पास भी हो गई, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। मोहित, तो मैं कहाँ मुकर रहा हूँ गुड्डू? अभी आप उठ नहीं रही थी तो मुझे लगा आपको नहीं जाना।
नीचे पापा से परमिशन भी तो लेनी है। माही, नहीं भैया, देखो मैं उठ गई, आप कैंसिल मत करो, चलो नीचे चलते हैं, पापा की परमिशन लेते हैं। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, भूख भी बहुत लग रही है। यह कहकर माही फटाफट से बेड से नीचे उतर गई और मोहित का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगी। मोहित ने उसको रोकते हुए कहा, मोहित, गुड्डू, ऐसे ही नीचे जाओगी? अरे नहा तो लो, ब्रश भी नहीं किया, ऐसे ही ब्रेकफास्ट करोगी? माही, क्या फ़र्क पड़ता है भैया, सारा दिन फ्री हूँ मैं घर पर, अपना ही दिन है, मैं कभी भी नहा लूँगी, पहले पेट पूजा हो जाए। इस बात पर मोहित ने माही को घूरकर देखा। माही ने जब मोहित को अपने आप घूरते हुए देखा तो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, जा रही हूँ, आप ऐसे घूरकर मुझ मासूम बच्ची को क्यों डरा रहे हो? इतना कहकर माही सीधा भागकर वॉशरूम में चली गई। उसको ऐसे जाता देखकर मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर वह नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। कविता जी ने मोहित के लिए नाश्ता परोसा और कहा, उठी नहीं अभी तक तुम्हारी लाडली? मोहित, माँ आ रही है थोड़ी देर में। दिनेश जी, कविता जी, आप क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती है हमेशा? यही तो उसकी खेलकूद करने की उम्र है। कविता जी, आपको तो मैं उसकी दुश्मन ही नजर आती हूँ। खेल कूद तो करती है, थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देती, थोड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाती। अब तो बच्ची नहीं है, पिछले महीने ही 18 की हो गई है। अभी तो थोड़ा सीरियस होना चाहिए उसे अपने फ्यूचर को लेकर। दिनेश जी, कविता जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हो जाएगी सीरियस, हम बात करेंगे उससे, आप नाश्ता कीजिए। थोड़ी देर बाद माही सीढ़ियों से नाचती कूदती नीचे आई। इस वक्त उसने येलो क्रॉप टॉप के साथ वाइट कटी फटी जीन्स पहनी थी, खुले बालों पर क्लिप लगाए हुए थी, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। माही ने सबसे पहले आकर दिनेश जी को पीछे से हक किया और कहा, गुड मॉर्निंग पापा। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। उसके बाद माही कविता जी को पीछे से हक करके बोली, गुड मॉर्निंग विश किया। माही के ऐसा करने से कविता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही थी ही इतनी प्यारी, कोई भी उससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं हो सकता था। कविता जी, गुड मॉर्निंग गुड्डू। दिनेश जी, कविता जी, पहले तो आप मेरी बच्ची की बुराई कर रही थी, अब आपको बहुत प्यार आ रहा है अपनी गुड्डू पर। माही ने जैसे ही दिनेश जी की बात सुनी, अपनी आंखें टिमटिमाते हुए क्यूट सा फेस बनाकर कविता जी से कहा, मम्मा, मैं क्या सुन रही हूँ, आप मेरी बुराई कर रही थी? मेरी बुराई करते वक्त आपको मेरे मासूम चेहरे का ख्याल नहीं आया? इतनी मासूम बच्ची की कोई बुराई करता है भला? माही की नौटंकी देखकर कविता जी ने उसके सर पर एक चपत लगाई और बोली, तुम्हारी नौटंकियों से मैं नहीं पिघलने वाली, चल बैठ और नाश्ता कर। कविता जी की चपत लगाने के बाद माही क्यूट सा मुंह बनाकर चेयर पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। माही का फेस देखकर दिया और मोहित को हंसी आ गई। उन दोनों को हंसता देखकर माही ने दिनेश जी को क्यूट सा फेस बनाकर कहा, पापा देखो ना, भैया और दीदू हंस रहे हैं मुझ पर, आप बोलो ना इनको कुछ। दिनेश जी, खबरदार, अब जो मेरी बच्ची को किसी ने कुछ बोला या उस पर कोई हंसा तो। दिनेश जी की बात सुनकर सब चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे तो माही के फेस पर एक जंग जीतने वाली प्यारी सी स्माइल आ गई। माही ने अपने पापा को फ्लाइंग किस दिया और बोली, लव यू पापा, यू आर द बेस्ट। दिनेश जी, आई लव यू टू बच्चा। उसके बाद सब अपना अपना नाश्ता करने में लग गए। खाते खाते माही के दिमाग की बत्ती जली। उसको पिकनिक वाली बात याद आ गई। वह मोहित की तरफ देखने लगी। मोहित ने जब माही को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर माही ने क्यूट सा फेस के साथ उसको देखा। अब मोहित को समझ आया कि वह ऐसे क्यों देख रही है, क्योंकि सबको पता है जब माही को कोई अपना काम निकलवाना हो तो ऐसे ही क्यूट सा फेस बनाकर सबको ब्लैकमेल करती थी। मोहित ने माही को अपनी पलकें झपकाकर आश्वासन दिया और दिनेश जी से बोला, पापा, मैं क्या सोच रहा था, अभी गुड्डू का रिजल्ट आ गया है तो जब तक कॉलेज नहीं है तब तक वह फ्री है। मुझे भी संडे को छुट्टी है तो हम सोच रहे थे कि इस संडे गुड्डू, दिया और अंजलि को लेकर एक दिन की पिकनिक पर चला जाऊं। इनका भी मूड फ्रेश हो जाएगा और मुझे भी अपनी छुट्टी एंजॉय करने का मौका मिल जाएगा। मोहित की बात सुन माही और दिया खुश हो गई। फिर दोनों उम्मीद के साथ दिनेश जी को देखने लगी। दिनेश जी, बेटा, हमसे पूछने की क्या बात है, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, जाओ। दिनेश जी की बात सुनकर माही और दिया भागकर अपने पापा के गले लग गई। दिनेश जी ने दोनों के सर पर हाथ फेरा और कहा, बस बस, अभी ज़्यादा मस्का मत लगाओ, वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? मोहित, पापा, ज़्यादा दूर नहीं, यही पास में देखते हैं कोई जगह, रात को किसी अच्छे से होटल में स्टे करेंगे, मंडे मॉर्निंग को वापस आ जाएंगे। माही, वाह, हम होटल में स्टे करेंगे? भैया, हम अच्छे से 5 स्टार होटल में रुकेंगे।
दीदू, इतना मज़ा आएगा, मैं भी वहाँ जाकर खूब मस्ती करने वाली हूँ। कविता जी, हाँ बस मस्ती करवा ले इस लड़की से, पढ़ाई के नाम पर तो सांप सूंघ जाता है इस लड़की को। माही, क्या यार मम्मा, आप हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हो। पढ़ाई कर मुझे कौन सा कोई जज बनना है, करनी तो मुझे अंत में शादी ही है, तो मैं क्यों पढ़ाई में अपना दिमाग वेस्ट करूँ। कविता जी, गुड्डू, दिमाग होगा तुम्हारे पास फिर वेस्ट होगा। कविता जी की बात पर सबकी हंसी आ गई। माही रोनी सी सूरत बनाकर बैठ गई। नाश्ता करके सब अपने अपने काम पर चले गए। दिया कॉलेज के लिए निकल गई। दिनेश जी और मोहित अपना अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। कविता जी किचन में चली गई और माही फेवरेट काम यानी कि टीवी के आगे बैठ गई और डोरेमोन देखने लगी। उधर रेहान की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। शेरा कार से उतरकर पीछे से रेहान की साइड का गेट खोला। ब्लैक गॉगल्स पहने रेहान बाहर निकला। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अपना एक हाथ अपने पैंट की जेब में डाले बड़े बड़े कदमों से ऑफिस में एंटर किया। उसके पीछे पीछे शेरा भी आ रहा था। ऑफिस में एकदम शांति थी, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। सभी एम्प्लॉय अपने अपने काम में बिजी हो गए, क्योंकि सबको पता था रेहान को काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। रेहान जहाँ से गुजर रहा था सभी एम्प्लॉय उसको गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, लेकिन रेहान बिना किसी का जवाब दिए सीधे अपनी पर्सनल लिफ्ट में गया और शेरा ने 6 फ्लोर का बटन दबा दिया। 6 फ्लोर पर लिफ्ट आकर खुली तो रेहान लिफ्ट से बाहर आया। लिफ्ट के पास रवि खड़ा था। रवि ने रेहान को देखकर गुड मॉर्निंग विश किया। रेहान ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रेहान अपने केबिन की तरफ जाने लगा। रवि और शेरा उसके पीछे पीछे चलने लगे। रेहान अपने केबिन में आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। केबिन बहुत ही आलीशान था। केबिन की हर चीज़ बहुत ही ब्रांडेड थी। एक साइड पर पूरी दीवार कांच की बनी हुई थी, जहां पर ऑफिस के बाहर का व्यू देखा जा सकता था, जो इस केबिन को और भी अच्छा लुक दे रहा था। रेहान अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया तो रवि बोला, सर, मिस्टर मित्तल के साथ आपकी मीटिंग है 10 बजे। उनका कॉल आया था, बस थोड़ी देर में वो ऑफिस आ रहे हैं। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाता रहा। थोड़ी देर रवि ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उसको एक शब्द की आवाज़ सुनाई दी, कॉफ़ी। रवि फटाफट केबिन के बाहर गया और कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद एक ऑफिस बॉय रवि को केबिन के बाहर कॉफ़ी देकर चला गया, क्योंकि रेहान के केबिन में शेरा और रवि के अलावा किसी को भी केबिन में आने की परमिशन नहीं थी। रवि ने कॉफ़ी लाकर रेहान के टेबल पर रख दी। रेहान एक नज़र कॉफ़ी को देखकर वापस लैपटॉप पर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद मिस्टर मित्तल अपने बेटे अभिनव मित्तल के साथ आए। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी भी थी। रवि ने उनको ग्रीट किया और उनको मीटिंग रूम में ले गया। लगभग 10 मिनट बाद रेहान मीटिंग रूम में आया। मिस्टर मित्तल और अभिनव मित्तल रेहान को देखकर अपनी सीट से खड़े हो गए। रेहान ने अपना सर हिलाकर उनको रिस्पॉन्स किया। मिस्टर मित्तल, हेलो मिस्टर रेहान मल्होत्रा, बहुत नाम सुना है आपका और आपकी कंपनी का। बहुत कोशिशों के बाद आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यह मेरा बेटा है अभिनव मित्तल। मिस्टर मित्तल ने अभिनव मित्तल की तरफ इशारा करते हुए बताया। रेहान ने एक नज़र अभिनव को देखा और बैठने का इशारा किया। रवि ने उनको प्रेजेंटेशन देने को कहा। अभिनव आगे आया और प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। रेहान बहुत समय से नोटिस कर रहा था कि मिस्टर मित्तल की सेक्रेटरी लगातार रेहान को देखे जा रही थी, जिससे वह अनकंफर्टेबल हो रहा था। आउट! एक आवाज़ सबके कानों में पड़ी। सब हैरानी से रेहान की तरफ देखने लगे। मिस्टर मित्तल और अभिनव को लगा शायद उनको बोला जा रहा है। मिस्टर मित्तल ने नम्रता से रेहान से पूछा, मिस्टर मित्तल, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, हमारी प्रेजेंटेशन में कोई गलती हुई है क्या? रेहान ने मिस्टर मित्तल की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। रेहान ने सेक्रेटरी की तरफ देखकर फिर से कहा, मैंने कहा आउट। शांत लेकिन बहुत ही कठोर आवाज़। एक पल के लिए तो सब डर ही गए। जब सबने रेहान की नज़र का पीछा किया, सामने सेक्रेटरी डरी सहमी सी खड़ी थी। रवि ने मिस्टर मित्तल को अपनी सेक्रेटरी को बाहर भेजने के लिए बोल दिया। मिस्टर मित्तल ने अपनी सेक्रेटरी को बाहर वेट करने का बोलकर केबिन के बाहर भेज दिया। सेक्रेटरी केबिन के बाहर आकर अपने दिल पर हाथ रख अपने आप को शांत करने लगी। उसको देखकर ऐसा लगा जैसे शेर के आगे से बचाई हो। अपने आप को शांत करके बोली, कितना डेंजरस बंदा है, बस देख ही तो रही थी। एक देख लेने से केबिन से बाहर कौन निकालता है, लेकिन जो बोलो, बंदा है बड़ा ही हॉट। अंदर केबिन में मीटिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। लगभग 1 घंटे बाद रेहान मीटिंग रूम से निकल अपने केबिन में चला गया।
अंदर रवि ने मिस्टर मित्तल से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करवाया और उनसे हाथ मिलाकर डील फाइनल की। मिस्टर मित्तल अपने बेटे के साथ ऑफिस से चले गए और रवि डील के पेपर्स लेकर रेहान के केबिन में आया। रवि, सर, मैंने पेपर साइन करवा लिए हैं, एक बार आप भी रीड करके साइन कर दीजिए। रेहान ने फाइल पर साइन करके फाइल रवि को वापस कर दी। रवि, सर, हमें होटल रेजिडेंस जाना है, आपकी 2 बजे लंच और मीटिंग है मिस्टर सिंह के साथ। रेहान ने हाँ में सर एक बार फिर से हिला दिया। अगली सुबह माही 8 बजे सोकर उठी, वह भी तब जब कविता जी उसको उठाकर गई। माही ब्रश करके डाइनिंग टेबल पर आ गई। डाइनिंग टेबल पर पहले ही दिनेश जी, दिया और मोहित बैठे हुए थे। कविता जी सबको खाना परोस रही थी। माही ने आकर दिनेश जी को हग करके फिर चेयर पर बैठ गई। यह माही की रोज की आदत थी अपने पापा को हग करने की, और करे भी क्यों ना, सबसे ज़्यादा लाडली भी अपने पापा की ही थी। कविता जी, गुड्डू, तुम्हें कितनी बार बोला है नहाने के बाद नाश्ता करने नीचे आया करो, कब अक्ल आएगी तुम्हें। माही, मम्मा यार, सुबह सुबह कौन बेवकूफ़ नहाता है, माही ने बेपरवाही से बोल दिया। इस बात पर सब माही को घूरकर देखने लगे। जब माही ने सबकी तरफ देखा तो उसे अपनी कही हुई बात याद आई। अपनी जीभ दांतों के नीचे दबा ली और फिर एक नकली हंसी हंसते हुए बोली, मजाक, एक मासूम सा मजाक। फिर सबके तरफ क्यूट सा चेहरा बनाकर देखने लगी। उसका चेहरा देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही, मम्मा भूख लगी है, मासूमियत से बोली। कविता जी ने उसको नाश्ता परोसा और खुद भी चेयर पर बैठ गई। दिनेश जी, हो गई तुम बच्चों की कल घूमने जाने की तैयारी। मोहित, जी पापा। दिनेश जी, कविता जी, आप कल बच्चों को थोड़े से पैसे दे देना, उनके काम आएंगे। मोहित, नहीं पापा, रहने दीजिए, पैसे हैं हमारे पास, आप फिक्र मत कीजिए। दिनेश जी, ऐसे कैसे रहने दे, मेरे बच्चे पहली बार घूमने जा रहे हैं, आज तक तुम सबने कभी कोई नाजायज जिद नहीं की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो लेकर जाना और खूब मजे करके आना। मोहित, जी पापा। माही, पापा मुझे शॉपिंग भी करनी है, माही ने खुश होते हुए कहा। दिया, मुझे भी। दिनेश जी, हाँ भाई, मेरी बच्चियों ने बोला है तो उनकी बात कैसे टाल सकते हैं। मोहित, कल इन तीनों को शॉपिंग भी करवा देना। थैंक यू पापा, लव यू, माही और दिया ने खुशी से कहा। सब मुस्कुरा दिए और अपना अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद दिनेश जी और मोहित ऑफिस चले गए। दिया कॉलेज के लिए निकल गई और माही कविता जी का फ़ोन लेकर अंजलि को फ़ोन करने लगी। 2-3 रिंग के बाद अंजलि ने फ़ोन उठाया। अंजलि, क्या बात है माही, तुझे सुबह सुबह मेरी याद आ गई, चक्कर क्या है। मजाक करते हुए। माही, चल फिर मैं रखती हूँ फ़ोन, तुझे नहीं बात करनी सुबह सुबह। अंजलि, अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, समझा कर। अच्छा चल बता क्यों फ़ोन किया। माही, हम कल घूमने जा रहे हैं तो तू कल जल्दी आ जाना। अंजलि, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। माही, वह तो मुझे नहीं पता, भैया को ही पता है, मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। अंजलि, अच्छा चल छोड़, यह बता क्या पहनने वाली है तू कल। और फिर शुरू हुई लड़कियों की कभी ना खत्म होने वाली बातें। मल्होत्रा मेंशन। रेहान ने सारी रात जागकर ही गुजारी, उसे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। जीवन ने उसे नाश्ता परोसा। नाश्ता करने के बाद वह सीधे बाहर कार की तरफ चला गया। बाहर शेरा ने रेहान को आते हुए देखा तो कार का दरवाज़ा खोल दिया। शेरा, गुड मॉर्निंग भाई। हमेशा की तरह रेहान बिना कोई जवाब दिए कार में बैठ गया। शेरा ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार ऑफिस के रास्ते की तरफ मोड़ दी। रेहान अपने फ़ोन में कुछ मेल्स चेक कर रहा था। शेरा बार बार रेहान को सामने वाले शीशे से देख रहा था, जो बात रेहान को बखूबी पता थी। स्पीकअप, रेहान ने सर्द आवाज में कहा। एक पल के लिए शेरा घबरा गया, फिर हिम्मत करके बोला, भाई कल क्या ढूंढ रहे थे रोड पर। मैं आज से पहले आपको कभी ऐसा रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी था, हद से ज़्यादा ज़रूरी। कुछ सेकंड रुककर शांत स्वर में कहा, शेरा भाई, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ, आपके लिए कहीं से ढूंढ कर ले आऊँगा। नहीं, वह खुद ही मेरे पास आ जाएगी। शेरा, लेकिन भाई, नो मोर वर्ड्स, सख्त आवाज़ में कहा। शेरा चुपचाप गाड़ी चलाने लगा, लेकिन उसके दिमाग में यह बात खटक रही थी कि भाई ने ऐसा क्यों बोला कि वह खुद मेरे पास आ जाएगी, का क्या मतलब। लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था, वह तो रेहान से पूछ भी नहीं सकता था। उसने अपना सर झटका और गाड़ी चलाने में ध्यान देने लगा। थोड़ी देर में वह लोग ऑफिस पहुंच गए। रेहान सीधा अपने केबिन में गया। थोड़ी देर में रवि केबिन में आया। रवि, गुड मॉर्निंग सर। सर,
कल मिस्टर सिंह से हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, वह आज कॉल करके पूछ रहे हैं हम आज मीटिंग कर सकते हैं लंच टाइम में। हाँ, आज का दिन रेहान और माही का ऐसे ही निकल गया। अपने आने वाले कल से अनजान दोनों अपनी रूटीन में बिजी थे। जहाँ माही इन सब से बेखबर कल घूमने जाने को लेकर एक्साइटेड थी, वही रेहान को पता था कि उसकी प्रिंसेस उसकी किस्मत में है और वह उसे खुद ही मिल जाएगी। लेकिन वह बहुत बेचैन भी हो रहा था अपनी प्रिंसेस को दोबारा देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, क्योंकि इस बार अगर उसकी प्रिंसेस उसको दिखे तो वह अब उसको खुद से दूर नहीं जाने देगा। आज की कहानी यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।